अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलेर एकेडमी की तरफ से आपका टीचर तैयब निसार। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें लास्ट काम हमने एंथैल्पी का कर लिया था। हमने देख ली थी कि कौन कौन सी एंथैल्पीज पॉजिटिव होती हैं, कौन सी नेगेटिव होती हैं और कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। तो इसी सिलसिले को बेटा आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम काम करते हैं वो करते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट एंथैल्पी। एंथैल्पी को अगर हमने कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी तो बेसिकली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हमने कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं। वो कैलकुलेट करने के बेटा प्रैक्टिकल मेथड होता है और थ्योरेटिकल मेथड होते हैं। प्रैक्टिकल मेथड में आपके पास आ जाता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर बेटा दो तरह के होते हैं, एक गिलास कैलोरीमीटर होता है और एक बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, ठीक है। दोनों ही कैलोरीमीटर की टाइप्स होती हैं, गिलास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर। इन दोनों से आप रिएक्शन की हीट या उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करते हो। इसका मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल भी तुम लोग फिजिक्स में करते हो, फर्स्ट ईयर में होता है शायद या सेकंड ईयर में होता है, कैलोरीमीटर वाला प्रैक्टिकल होता है। तो कैलोरीमीटर से भी हम रिएक्शन की जो है वो उस रिएक्शन को करवाने के लिए कितनी हीट आपने दी या कितनी हीट उसमें से रिलीज़ हो रही है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ते होगे कि डेल्टा क्यू बराबर होता है सी एम डेल्टा टी के। सही है, ये फॉर्मूला तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होगे। सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, एम मास है और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। कैलोरीमीटर में आपका थर्मोमीटर लगा होता है जिससे आप इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेते हो, फाइनल टेम्परेचर नोट कर लेते हो, तो डेल्टा टी आपके पास आ जाता है। स्पेसिफिक हीट आपको सब्सटेंसेस की पता होती है, कांस्टेंट उनकी वैल्यू होती है, और मास भी आप मेजर करके डालते हो कि इसका इतना मास डाला है, इसका इतना मास डाला है, तो सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। इसको मल्टीप्लाई करके आप रिएक्शन की हीट या उसकी एंथैल्पी फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। तो खैर इस तरीके से कैलोरीमीटर से हम रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं। उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि कैलोरीमीटर का टॉपिक हर बोर्ड की बुक में नहीं है, फेडरल वाले में उसको इंक्लूड किया गया है और उसमें भी खैर को इतना डिटेल्ड में नहीं है, बस सिर्फ यही है बताया गया है कि कैलोरीमीटर है, इससे हम रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। कुछ इस तरीके से फॉर्मूले से एक एग्जांपल की गई है जिसमें उसको सॉल्व करके बताया गया है, मतलब उसमें भी खैर इतना डिटेल्ड में शामिल उसको नहीं किया गया। हाँ, ये बात उस पर लिखी है कि अगर आपसे मतलब सिंपल बोले भाई कैलोरीमीटर से हम क्या निकालते हैं, मतलब ये एमसीक्यूज आ सकता है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं, सही है। अब अगर पर्टिकुलर आपको बोले गिलास कैलोरीमीटर से क्या निकालते हैं, तो गिलास कैलोरीमीटर से बेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या निकालते हैं, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालते हैं। ये बात लिख भी देता हूँ, ठीक है। खाली आपसे बोले कैलोरीमीटर से क्या निकालते हैं,
या चलो पहले गिलास कैलोरीमीटर से बोलूँ क्या निकालते हैं, तो भाई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालते हैं। और बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या निकालते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन निकालते हैं। ठीक है, और खाली आपसे बोले कि भाई खाली कैलोरीमीटर है, मतलब आ जाए कैलोरीमीटर इज यूज टू कैलकुलेट, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये सारी एंथैल्पीज हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करनी हो तो पहला तो उसका प्रैक्टिकल तरीका होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर यानी ग्लास कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, इन दोनों की मदद से आप किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरे जो मेथड आपके पास होते हैं वो होते हैं थ्योरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड में आपके पास आता है हेजस लॉ और आपके पास आता है बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल बेसिकली हेजस लॉ की ही एप्लीकेशन है। बॉर्न-हैबर साइकिल क्या कहता है कि आपका साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें टोटल एंथैल्पी चेंज ज़ीरो होता है। एक साइक्लिक प्रोसेस में टोटल एंथैल्पी चेंज ज़ीरो होता है, क्योंकि एंथैल्पी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा, स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। तो साइक्लिक प्रोसेस है, यानी जहाँ से आपने स्टार्ट किया घूम के वहीं आ गया, तो मतलब इनिशियल स्टेट भी वही है, फाइनल स्टेट भी वही है, तो मतलब आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो आपकी एंथैल्पी चेंज कुछ भी नहीं होगा। टोटल करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। मैथमेटिकली इसको लिख भी देते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगेन वही बात, ये वाला जो टॉपिक है हमारा वो सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल में सिंध बोर्ड में इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी तो हम कंबाइंड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब उन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं जो हर बोर्ड में है। ठीक है, इसके बाद जो फेडरल बोर्ड के एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे वो हम अलग से उसके लेक्चर बना के डिस्कस करेंगे। मतलब ये वो लेक्चर है जो ई-कैट का स्टूडेंट, एम-कैट का स्टूडेंट, आगा खान का स्टूडेंट, नस्ट का स्टूडेंट, सबके लिए कॉमन है। ठीक है, और ई-कैट के जो बच्चे हैं वो सिर्फ इन्हीं लेक्चर को देखेंगे। उसके बाद जो आगा खान के बच्चे हैं, नस्ट के बच्चे हैं, या एम-कैट के बच्चे कह लो, उनको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करने पड़ेंगे, तो उनके लिए फिर अलग से लेक्चर जो हैं वो हर चैप्टर में कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बॉर्न-हैबर साइकिल जो है वो कहता है कि टोटल जो एंथैल्पी चेंज होती है साइक्लिक प्रोसेस की वो ज़ीरो होती है। ठीक है, और आपसे अक्सर ये बोलते हैं कि भाई बॉर्न-हैबर साइकिल से क्या निकालते हैं, तो ये बेटा याद रखना लैटिस एनर्जी निकालने के काम आती है। ये अक्सर MCQs आता है, इससे हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं किसकी, बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स की, यानी ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हों, उनकी लैटिस एनर्जीज आपको निकालनी हो तो वो बॉर्न-हैबर साइकिल से निकाली जाती है। ठीक है, तो बॉर्न-हैबर साइकिल हेजस लॉ की एक फॉर्म है जो कहता है कि टोटल एंथैल्पी चेंज साइक्लिक प्रोसेस का ज़ीरो होता है, और इससे हम बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स की बेटा लैटिस एनर्जीज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा जो मेन काम हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हेजस लॉ को पढ़ना डिटेल में, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये हर बोर्ड में है। तो हेडिंग बना लो अपने पास हेजस लॉ की। हेजस लॉ क्या कहता है, हेजस लॉ कहता है कि एंथैल्पी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं स्टेट फंक्शन है, रास्तों पर डिपेंड नहीं करती, तो हेजस लॉ यही कहता है बेटा कि आपका एक रिएक्शन है, आपके एक रिएक्टेंट है, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी इनिशियल स्टेट है एक,
फाइनल स्टेट है एक। अब उनको कैसे भी कन्वर्ट कर दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो या घुमा फिरा के कन्वर्ट करो, मगर दोनों तरीक़ों में टोटल जो एंथैल्पी चेंज है वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि एंथैल्पी इज़ अ स्टेट फंक्शन, वो रास्तों पर डिपेंड नहीं करती। रिएक्टेंट आपके वही हैं, प्रोडक्ट आपके वही है, इनिशियल स्टेट वही है, फाइनल स्टेट वही है। अब इनसे आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो, कैसे ही कन्वर्ट करो, डायरेक्ट कर दो या डिफरेंट स्टेप्स में करो, टोटल एंथैल्पी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपका सेम रहेगा। तो टोटल एंथैल्पी चेंज for a reaction is always constant whether the reaction takes place in one step और सेवरल स्टेप्स। अच्छा, हेज़ेस लॉ के हवाले से भी एक बड़ी एमसीक्यू आ जाती है कि हेज़ेस लॉ कहाँ अप्लाई करते हैं, वेयर डायरेक्ट मेजरमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। भाई देखो, कैलोरी मीटर से हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है बेटा, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का बनाना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो जितना एंथैल्पी का चेंज आएगा डेट इज कॉल्ड उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीज़ें तो बेटा ऐसी हैं जो डायरेक्ट बन जाती हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन को मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बन जाएगी, तो आप इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओ, वाटर बन जाता है, तो आप डायरेक्ट कैलोरी मीटर से इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कैलोरी मीटर में ही रिएक्शन कराओ, तो जितना हीट का चेंज आएगा उसको कैलोरी मीटर मेजर करके बता देगा, तो वो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी। मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो डायरेक्ट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बनती, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हो तो कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट नहीं बनती, उसके साथ लाजमी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप डायरेक्ट कैलोरी मीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह बोरॉन ऑक्साइड, अल्मुनियम ऑक्साइड, इनकी भी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलोरी मीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्मुनियम डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 नहीं बनाता। सेकेंड ईयर में आप अल्मुनियम की रिएक्शन में पढ़ते होगे, Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है अल्मुनियम के सरफेस पे, जिसकी वजह से फर्दर अल्मुनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। इस वजह से हम अल्मुनियम को सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल भी कहते हैं। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन क्लोरीन का रिएक्शन कराने पे कभी नहीं बनता। आप मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन कराते हो तो पहले क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और फिर टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। तो कहने का मकसद ये, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बनते, डिफरेंट स्टेप्स में बनते हैं। तो उनकी अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी हो तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो किसको बेटा, हेज़ेस लॉ को। सही है। तो जहाँ पे प्रैक्टिकल मेथड अप्लाई ना हो सकते हो, डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट ना हो सकती हो, वहाँ पे हम हेज़ेस लॉ को लगाते हैं। ठीक है। अब हेज़ेस लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट तो मैंने बताई थी, थोड़ा उसको मैथमेटिकली भी बता दूं। जैसे आपका एक रिएक्टेंट है ए, इसको कन्वर्ट करना है डी में। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट कर दिया तो एंथैल्पी चेंज जो है उसको डेल्टा एच बोल देते हैं। अब ए और डी मैंने इसीलिए सपोज किया है कि एक और तरीका ये हो सकता है, ए से आप पहले बना दो बी, बी से बना दो सी और फिर सी को कन्वर्ट करो डी में।
तो जब ए बी में कन्वर्ट हुआ तो बेटा एंथैल्पी चेंज को डेल्टा H1 बोल रहे हैं, बी सी में कन्वर्ट हुआ तो एंथैल्पी चेंज को डेल्टा H2 बोल रहे हैं, और सी डी में कन्वर्ट हुआ तो डेल्टा H3 बोल रहे हैं। अब हैज़ेस लॉ ये कहता है कि चाहे आप रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ या एक से ज़्यादा स्टेप में कराओ, टोटल आपका एंथैल्पी चेंज सेम रहता है। यानी जब एक स्टेप में कराया तो एंथैल्पी का चेंज आया बेटा डेल्टा H, और जब डिफरेंट स्टेप में कराया तो उसके पहले स्टेप का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1, दूसरे स्टेप का डेल्टा H2, तीसरे स्टेप का डेल्टा H3। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो दूसरे स्टेप का मतलब दूसरे मेथड का टोटल एंथैल्पी चेंज आ जाएगा, वो लाजमी बराबर होगा पहले वाले मेथड के टोटल एंथैल्पी चेंज के। सही है। आपने एक ही स्टेप में रिएक्शन करा दिया तो जो एंथैल्पी का चेंज आया डेल्टा H वो बराबर होगा दूसरे वाले मेथड के टोटल एंथैल्पी चेंज के। दूसरे मेथड के पहले स्टेप का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1, दूसरे स्टेप का डेल्टा H2, तीसरे स्टेप का डेल्टा H3। तो तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर डेल्टा H के बराबर होगा, यानी दोनों मेथड का टोटल एंथैल्पी चेंज सेम होगा। डायरेक्ट वाले मेथड का डेल्टा H और इनडायरेक्ट मेथड का पहले स्टेप का डेल्टा H1, दूसरे स्टेप का डेल्टा H2, तीसरे स्टेप का डेल्टा H3। टोटल करने के लिए तीनों को ऐड करेंगे तो दोनों डेल्टा H दोनों एंथैल्पी चेंज एक दूसरे के बराबर आएंगे। तो ये आपका हैज़ेस लॉ है। ठीक है, इसका एक सवाल भी कर लेते हैं वैसे, क्योंकि इसका थोड़ा सा लंबा सवाल होता है तो इतना तो खैर नहीं पूछा जाता, लेकिन पिछली बार मतलब पिछले कुछ सालों में जब मेडिकल का टेस्ट NTS लिया करता था, हर बोर्ड का अलग अलग टेस्ट होता था, तो उसमें एक आध सवाल इसका आया हुआ है। तो अक्सर आप पास पेपर वगैरह सॉल्व करोगे या डिफरेंट बुक्स के सवाल आप करोगे तो उसमें हो सकता है इसका सवाल मिल जाए, लेकिन क्योंकि जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से इसका सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी एक सवाल करा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसको कैसे सॉल्व करते थे। जैसे एक सवाल है मिसाल के तौर पर 2C + 3H2 मिल के बना रहे हैं C2H6। सही है। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, CO2 बना रहा है, इसकी डेल्टा आपको गिवन है -394 किलो जूल पर मोल। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं और वाटर बन रहा है, इसकी डेल्टा आपको दी है -286 किलो जूल पर मोल, और C2H6 + 7/2O2 2CO2 + 3H2O, डेल्टा H है इसकी -1560.632 किलो जूल पर मोल। ठीक है। सॉरी, ये सवाल है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है थ्योरेटिकली, तो जाहिर है कैसे करोगे, हैज़ेस लॉ से करोगे, मतलब हैज़ेस लॉ का सवाल है ये। अब इसमें करना क्या होता है बेटा, क्योंकि आपको पहले वाले रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो बाकी जो 3 इक्वेशन आपको गिवन है, अच्छा 2 भी गिवन हो सकती हैं, 3 भी गिवन हो सकती हैं, 4 भी, 4 वाला सवाल तो खैर बहुत ही लंबा हो जाएगा, वो तो नहीं आएगा, ज़्यादातर 2 आती हैं, ताकि 2 इक्वेशन को आप जल्दी से सॉल्व करके पहली इक्वेशन बना लो। मैंने खैर 3 वाला लिख दिया। तो पहली इक्वेशन की तरह आपको बनाना है, उसके अलावा बाकी 3 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, तो उन 3 इक्वेशन को बेटा ऐसे सॉल्व करना है पहली इक्वेशन बन जाए। ठीक है। अब इसको पहले पूरा सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद फिर एक शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ कि उसको आसानी से किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो।
देखो मैंने कहा पहली इक्वेशन की तरह बनाना है। पहली में कार्बन के साथ लगा है 2, यहाँ कार्बन अकेला है, पहली में 2 आ रहा है तो यहाँ भी कार्बन के साथ आना चाहिए 2। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 से, तो ये हो जाएगा 2C + 2O2 एरो 2CO2, ठीक है। और इसकी डेल्टा H हो जाएगी -394 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -788 आई गेस किलो जूल पर मोल। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 1 है, वहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3H2 + 3/2O2 1/2 था, 3 से मल्टीप्लाई हो 3/2 3H2O और डेल्टा H इसका हो जाएगा -286 को 3 से मल्टीप्लाई करो -858 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब पहली इक्वेशन की तरह बनाना है। पहली इक्वेशन में देखो बेटा 2C 3H2 दोनों सेम इक्वेशन में आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास 2C आ रहे हैं इस इक्वेशन में, 3H2 आ रहे हैं इस इक्वेशन में। तो इनको सेम इक्वेशन में लाने के लिए बेटा दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दो, 2C एसीरा 3H2 एसीरा 2O2 और 3/2O2, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7/2O2। एलसीएम लेके भी कर सकते हो या वैसे देख लो बेटा, 3/2 का मतलब 1.5, 2 में 1.5 ऐड करो तो 3.5, 3.5 का मतलब 7/2। एरो 2CO2 या एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, एलसीएम में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बस। डेल्टा H को मिला दो तो ये हो जाएगा -1646 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब पहली इक्वेशन को देखो, 2C आ रहा है, 3H2 आ रहा है, 7/2O2 नहीं चाहिए, 2CO2 3H2O नहीं चाहिए, उसकी जगह चाहिए C2H6। इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसकी जगह C2H6 को लाना है। तो देखो बेटा ये चारों चीज़ें किस इक्वेशन में आ रही है, इक्वेशन 4 में, या यूँ भी देख सकते हो कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका अब तक कोई काम नहीं आया है, तो वो है बेटा इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 को लिखते हैं C2H6 + 7/2O2 एरो 2CO2 + 3H2O और डेल्टा H -1560.632 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन के साथ क्या करूँ कि पहली इक्वेशन बन जाए। तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब साइन चेंज करूँगा, माइनस 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 प्लस। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या हो जाएगा बेटा, 7/2O2 से 7/2O2 कट जाएगा, 2CO2 से 2CO2 कट जाएगा, 3H2O से 3H2 कट जाएगा, 2C बचा, 3H2 बचा, एरो उधर कुछ भी नहीं बच रहा, एक चीज़ बची इधर माइनस के साथ, उधर जाके हो जाएगी प्लस। बन गई पहली इक्वेशन। अब जो डेल्टा एच है बेटा वो आपका आंसर है, वो कहलाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। कितना आएगा, -1646 और प्लस का 1560.632, तो ये मेरे ख्याल में कुछ आएगा 85 के करीब, सही, 85 पॉइंट कुछ आएगा 368। वो तो खैर जो ऑप्शन होगा उससे देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, -85 86 के बीच में कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अब
इतना लंबा काम हम एक नंबर के एमसीक्यू के लिए करें तो नहीं करो बेटा। आपने क्या करना है, आपको पैटर्न समझ में आ गया क्या करना है। दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को ऐड करना है और फिर चौथी से सबट्रैक्ट कराना है। तो आप पूरा पूरा सॉल्व ना करो, आप सिर्फ डेल्टा एच के साथ खेलो। जैसे आपने दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आप बेटा सिर्फ और सिर्फ इसके डेल्टा एच को करो 2 से मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, -788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तीसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किए, पूरी को ना करो, आप सिर्फ इसके डेल्टा एच को करो तो कितना आ जाएगा, -858 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद क्या किया बेटा आपने, दोनों को ऐड, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा बेटा, -1646 किलो जूल पर मोल। उसके बाद चौथी इक्वेशन से सबट्रैक्ट करवाए, चौथी इक्वेशन का डेल्टा एच ये रहा, इससे सबट्रैक्ट करवाओगे या सबट्रैक्ट कराओगे मतलब साइन चेंज करोगे, माइनस में है तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में। तो इन दोनों को वो कर दो टोटल, तो आपका वही आंसर आ जाएगा -85.368 किलो जूल पर मोल। तो कहने का मकसद ये, आपको पूरा पूरा बेटा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करो, डेल्टा एच पे वर्किंग करो, डेल्टा एच को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। खैर फिर भी मैंने कहा, फिर भी इस तरह का सवाल एक तो मैंने करा दिया ताकि अगर आप इसका रिलेटेड कोई सवाल देखो तो उसको सॉल्व कर सको, वरना इसके सवाल इतने इम्पॉर्टेंट कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के हवाले से इतने इम्पॉर्टेंट इसके सवाल नहीं होते। ठीक है, तो हैज़र्स लॉ को हमने डिस्कस किया, तो फ़िलहाल इस लेक्चर को, इस वीडियो में ही एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।